हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। मैं सिंपल एक रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी से आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो डेफिनेशन यही बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मिनिमम extra pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर है। ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि हमें देना पड़ता है एक्सटर्नली। क्यों देना पड़ता है? टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस कोई एक सॉल्यूशन में हो रहा है, अब उसे रोकने के लिए, उसे जस्ट स्टॉप करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है ताकि वो रुक जाए, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसी का भी हम डायग्राम बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है, तो क्या होता है, मूवमेंट होता है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक मूवमेंट होता है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं, तो इसका मूवमेंट होता है। लेकिन जब तक ये मूवमेंट होता है उससे पहले अगर हमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाकर इस मूवमेंट को रोक दिया तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रेशर होता है P और यहाँ पर भी एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ऑफ ATM। तो अगर हमने इस साइड सॉल्यूशन साइड एक प्रेशर पाई लगा दिया ताकि वो रुक जाए, तो उस केस में हम इस पाई को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, तो इस पाई को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, डी पाई कितना वैल्यू होगा? मिनिमम वैल्यू होगा ताकि इसके ज़्यादा से ये आ जाए। ठीक है, इसी को हम समझेंगे मैथमेटिकली। अब तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो पाई है, यानी कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो ज़्यादा होगा अगर इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए। यानी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो हमें ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना होगा इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, अब यहाँ पर कौन क्या है इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पाई है वो तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और हमारा जो C है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी। ठीक है, ये मोलैरिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है R, जो कि होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, और हमारा जो T होता है वो होता है टेम्परेचर। राइट, कि किस टेम्परेचर पर हम ये सॉल्वेंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं
हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, मैंने अभी अभी बताया। इससे ही हम बाकी सारा डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है CRT, राइट। तो जो C होता है वो क्या होता है, वो होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम N2 से लिखते हैं, 2 फॉर सॉल्यूट एंड 1 फॉर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को तो हम लेंगे नहीं यहाँ पर, तो हम सॉल्यूट के लिए N2 डिनोट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि B इंटू RT, और यहाँ पर होगा पाई, कैपिटल पाई बोलते हैं इसे। और V को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये होगा पाई V इक्वल टू N2RT, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम N2 को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एस N2 को, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमारा जो पाई V था वो तो ऐसे ही रहेगा, और N2 को हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और R और T ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कर ही सकते हैं कि M2 है उसे हम इस साइड ले आएंगे, तो हमारा पाई V जो है वो इस साइड नीचे चला आएगा, और RT यहाँ पर रह जाएगा। तो इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन आपको इसे याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, और हम ऑस्मोटिक प्रेशर के एक्सप्रेशन से इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और एप्लीकेशन बहुत आता है एग्ज़ाम में, कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे हम लिख लेते हैं कि दिस मेथड इज़ used to determine molar mass of proteins, polymers and macromolecules, ठीक है। ये इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत एग्ज़ाम में, मतलब कि एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। यानी कि इससे हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे हम प्रोटीन का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे हम पॉलीमर का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड इससे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में ही एक और टॉपिक आता है 3 सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। तो उसे हम लिख लेते हैं। हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि पहला होता है वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसके बाद आता है हाइपरटोनिक, एंड उसके बाद आता है हाइपोटोनिक, राइट। तो ये सारे तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है, इसे आप याद कर सकते हो। आइसोटोनिक, नाम पर फोकस करो, आइसो यानी कि सेम, यानी कि क्या सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। 2 सॉल्यूशंस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उन सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूशंस having same osmotic pressure
राइट। अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो हम उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद अगर किसी एक सॉल्यूशन का, यानी कि सेल के अंदर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल के बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो गया तो उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक एनसीईआरटी में है, मैं उसे लिखवा देता हूँ। इसके लिए हम सिंपल लिख सकते हैं कि इफ सॉल्यूशन हैविंग high concentration of water from its outer environment। ठीक है, मैं दोनों लिख कर दे देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा। और इस पे होगा इफ सॉल्यूशन हैविंग लो concentration of water from its outer environment। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा देखते हैं कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तब उसे क्या दिया जाता है, सैलाइन दिया जाता है। ठीक है, तो सैलाइन करता क्या है, तो अगर हम सैलाइन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा रखते तो क्या हो जाएगा, बॉडी के सेल्स से पानी सैलाइन में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि सैलाइन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन से कम कर दे, तब क्या होगा, सैलाइन से पानी सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, सेल्स का साइज़ चेंज हो जाएगा। तो सेल्स का साइज़ चेंज होने पर क्या होगा, हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स में जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का, वो सेम कंसंट्रेशन हम सैलाइन वाटर का करते थे, उसके बाद वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि क्या होता है, सेम कंसंट्रेशन होता है, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी मूव नहीं करता है। ठीक है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन टाइप में मूव नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, यानी कि सेल के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेल के बाहर का, यानी कि सैलाइन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल हो गया है। और अगर सैलाइन का कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हमें देखने को मिलेगा हाइपरटोनिक, जो हानिकारक होता है। और उसी तरह अगर सैलाइन का कॉन्सेंट्रेशन लेस हो गया सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन से, तो हमें मिलेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन आपके बुक में है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रहा इसका एप्लीकेशन, हाँ बुक के इस पार्ट में है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9% mass by volume sodium chloride solution called normal saline solution. It is safe to inject intravenously। यानी कि ये हमें इंजेक्ट करने पर कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। और इससे ज़्यादा हो गया तो हमें मिलेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अगर इससे कम हो गया तो हमें मिलेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दोनों ही केस में क्या होगा, एक में सेल्स स्वेल अप कर जाएंगे और एक में सेल श्रिंक कर जाएंगे, तो वो बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।